Hello everyone, this is the another video of economics, third video of second chapter. In this video we cover the topic of agriculture, the conditions of agriculture at the time of independence and the 1950 to 1990. As we know that the conditions of agriculture sector are very poor and very critical because lack of technologies and lack of fund and the help of administration or government. So that time farmers faces the many problems and major problem of jamidari system. The jamidari system we discussed in previous videos. So now we discuss about the complete agriculture sector from 1950 to 1990, various changes done by the government. Okay, start now. एग्रीकल्चर सेक्टर में उस वक्त हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी थी, जिसकी वजह से हम अपने नीड को कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे अपने कंट्री के प्रोडक्शन से। देन एक्सेस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे फूड्स। डेट टाइम 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स ऑपरेशन में थे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं 5 ईयर प्लान्स को। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देन उस टाइम हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी की थी, क्योंकि हम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे थे या कोई एडवांस कह सकते हैं सीड्स या मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहे थे, हम ट्रेडिशनल वे को फॉलो कर रहे थे। सेकंड है इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी उस वक्त। इसको हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कोई एक खेत है 1 बीघा का, उसमें 4 पर्सन्स किसी वर्क को 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ 5 और मोर देन 5 पर्सन्स लगे हुए हैं उसी सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और फिर भी टाइम ड्यूरेशन हमारा 1 डे ही लग रहा है। यानी कि एक दिन में जिस 1 बीघा खेत में 4 आदमी काम करते हैं, सेम वर्क उसी खेत में 5 आदमी कर रहे हैं। यानी कि एक आदमी जो वहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसका कोई अपना एक्स्ट्रा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये होता है छुपी हुई बेरोज़गारी, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोज़गारी दर ज़्यादा थी। सो इससे क्या होगा, जहाँ 4 लोग काम करेंगे वहाँ उनको जो वेजेस देनी है, और जहाँ उसी जगह 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोग को वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपेरेटिवली टू 4 पर्सन्स। सो जो हम वेजेस ज़्यादा दे रहे हैं उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आएगा, हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। तो छिपी हुई बेरोज़गारी से क्या हो रहा था, हमारी खेती महंगी पड़ रही थी। नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ट्रेडिशनल वे था हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का, सो बारिश पे हम लोग निर्भर रहते थे, बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या था कि जो हमारी फार्मिंग थी उसका जो मेन मोटिव था वो सेल्फ कंजप्शन था, यानी कि बिजनेस नहीं था। हम लोग मार्केट में सेल करने के लिए ज़्यादा खेती नहीं करते थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो चुकी थी और उस वक्त आउटडेटेड थी या आउट ऑफ मार्केट थी। सो जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कोई भी इसमें आउटपुट नहीं आ पा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब इस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ सके, क्योंकि 70 to 75% पॉपुलेशन हमारी इस सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो हम जैसे कहते हैं हमारा भारत गांव में बसता है, गांव में खेती होती है, तो पूरे देश की तरक्की के लिए किसान का तरक्की करना बहुत ज़रूरी था, और किसान जब तरक्की करेगा जब खेत तरक्की करेंगे। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। इनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फिर था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सो उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम इनको डिस्कस करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स क्या था,
इसमें जो किसान था उसको उसकी ज़मीन का, उसको उसके खेत का हक दिलवाना था, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कराना था, जो इंटरमीडियरीज थे उनको ख़त्म कराना था। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था कि खेती में समानता लाना। तो लोगों की जो खेती थी, किसानों की जो ज़मीन थी वो लैंड कह सकते हैं ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू उनके पास थी, ज़मींदारों के पास, तो उनको वहाँ से लेके टीनेंट्स को दिलवाना, काश्तकारों को दिलवाना। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग थे उनको ख़त्म करना। द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टीनेंट्स, इसके थ्रू जो ओनरशिप राइट थे, मालिकाना हक था, वो किसको दिलवाया जा रहा था? टीनेंट्स को। टीनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं काश्तकार, किसानों को। और जिससे क्या था, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था, इंसेंटिव इंक्रीज़ हो रहे थे और उनका खुद का कह सकते हैं कि विकास हो रहा था। हाउएवर द गोल्स ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इसका मतलब इंटरमीडियरीज के एबॉलिशन के लिए जो एबॉलिशन कराया गया था इक्विटी के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज इन सम केसेस टीनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार इज क्लेम्ड, यानी कि कुछ केसेस में क्या हुआ, जो जमींदार थे उन्होंने टीनेंट्स के साथ, किसानों के साथ धोखा कर दिया, उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल कर दिया और खुद ही वो किसान बन बैठे, खुद ही वो क्या बन बैठे? टीनेंट्स बन बैठे। और खुद से वो लिख रहा है इसमें क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, और वो खुद खेती करने लगे। तो इस सब से क्या हुआ, कुछ नुकसान भी हुए, यानी कि इंटरमीडियरीज का 100% एबॉलिशन नहीं हुआ, ये हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा लैंड सेलिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड सीलिंग में एक कोई भी किसान मन चाहे जितनी ज़मीन नहीं रख सकता, ऐसा एक रूल गवर्नमेंट लेके आई। उसमें जो उन्होंने मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की थी, उससे ऊपर जो भी ज़मीन जिस भी किसान के पास है, उससे वो गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में ले ली। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए। एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जो भी एग्रीकल्चर एरिया किसी भी आदमी के पास, किसान के पास था, वो उससे ले लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आ गया। और आप कहेंगे उस खेत का फिर क्या किया, या उस एग्रीकल्चर एरिया का क्या किया, या एग्रीकल्चर लैंड का गवर्नमेंट ने क्या किया? तो उस एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ने लैंडलेस फार्मर्स को, ऐसे किसान जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी खेती के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट एंड लैंड बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो आप इसके पढ़ सकते हैं, इसे नोट्स बना सकते हैं। आगे इसका कंक्लूजन, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये लैंड रिफॉर्म्स जो था वो जो सक्सेसफुल हुआ केरल में और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी अवेयर थी। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ सक्सेस क्यों नहीं हुआ, या जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वहाँ सक्सेस क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ सक्सेस इसलिए नहीं हुआ कि जो एक्सेस लैंड थी फार्मर्स के पास या ज़मींदारों के पास, उन्होंने क्या किया, उस एक्सेस लैंड को अपने रिलेटिव्स के या अपने मिलने वालों के नाम कर दिया। ज़मीन तो उन्हीं के पास रही, लेकिन गवर्नमेंट तो ये देखती है किसके नाम कितनी ज़मीन है। तो जो एक्सेस एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको उन्होंने, बड़े किसानों ने अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने परिवार के लोगों के नाम, या जैसे भी उन्होंने धोखेबाजी से उसको बचा लिया। सो इसलिए ये केरल और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सक्सेस हुआ, अदर स्टेट में इतना सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं न्यू टॉपिक हमारा, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी। अब ये न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी क्या है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे उसको एबॉलिश करना था, ख़त्म करना था, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना था, जिसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया, HYV सीड्स को यूज़ किया। अभी समझ लीजिए HYV सीड्स क्या होता है। HYV सीड्स का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि ज़्यादा पैदावार, उत्तम पैदावार के बीजों को यूज़ किया। HYV सीड्स रेज्ड एग्रीकल्चरल यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स। HYV ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। HYV सीड्स नीड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट सेंटेंस, जो HYV सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, उनके लिए ज़रूरत थी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की, यानी कि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी। आप समझ रहे हैं, कम पानी में वो काम नहीं कर रहे थे,
ये जो HYV सीड्स हैं इनके लिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत थी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत थी, खाद और पेस्टिसाइड दवाइयाँ, खाद और दवाइयों की भी इसके लिए ज़रूरत ज़्यादा थी। यानी कि आप अब इतना तो समझ गए होंगे, अगर कोई फार्मर HYV सीड्स का यूज़ कर रहा है तो उसके लिए उसके पास फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी कि इन सब के लिए उसके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो HYV सीड्स का यूज़ कर सकता है। क्योंकि कम पानी से ये काम नहीं करेंगे या बिना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के भी काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको उत्तम पैदावार चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो आप HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, बट उसके साथ आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास फंड होना चाहिए। ओके, तो आप कह सकते हैं एक थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। ओरिजिन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब आप कहेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब से हुई? तो सबसे पहले खरीफ के सीज़न में हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1966 में, और तब इसको फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया। इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी अपग्रेड हुई और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हमने प्रोडक्शन यूज शुरू किया एग्रीकल्चर में, और पहले की कंपेयर में अब हमको ज़्यादा आउटपुट मिलने लगा। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 2 फेजेस, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी 2 फेजेस रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट फेज है हमारा मिड 60 से मिड 70s। इसमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, HIV लिख गया, ये HYV ही है। HYV सीड्स का यूज़ हुआ था वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ स्टेट्स में हुआ था, और इसका यूज़ गेहूं की फसल में हुआ था। लिखा हुआ है ग्रेट व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, यानी कि केवल गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए इसका यूज़ हुआ था। देन जो सेकंड फेज़ रहा इसका वो मिड 70 से मिड 80s रहा, उसमें ये HYV, यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरी। HYV टेक्नोलॉजी जो थी उसको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, और अभी जो केवल हम गेहूँ के लिए इसका यूज़ कर रहे थे, अब हमने और भी फसलों के लिए इसका यूज़ शुरू कर दिया, और जो लिमिटेड स्टेट में इसका यूज़ हो रहा था वो भी हमने नंबर ऑफ़ स्टेट्स बढ़ा दिए। यानी कि HYV सीड्स का यूज़ अब वाइड लेवल पे और एक से ज़्यादा फसलों के लिए होने लगा। इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब आप समझ सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या होंगे। यानी कि खेती की पैदावार बढ़ने लगी, और हमारे पास जो फूड ग्रेन्स की कमी थी शुरुआत में हमने पढ़ा था, उस हम अपने एक्सिस डिमांड को कहाँ से पूरा कर रहे थे? अमेरिका से। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने लगी, यानी कि अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हमारे पास मार्केट में फूड सरप्लस में रहने लगा, एक्सिस में रहने लगा। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स का हमारे पास बड़ी मात्रा में या लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्टॉक्स रहने लगे। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, जिन लोगों की इनकम कम थी फार्मर्स की, उनकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स की हेल्प से हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया, और ज़्यादा प्रोडक्शन से उनको बेनिफिट्स ज़्यादा होने लगे। अब इसमें कुछ रिस्क भी थे, अब आप समझें। रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आज मिसप्रिंट ज़्यादा हो गया है। TEST नहीं है, यहाँ है PEST, पेस्ट, P फॉर पैरट, PEST, पेस्ट अटैक। यानी कि पेस्ट कह सकते हैं खेती में लगने वाला कोई कीड़ा। तो जब हम HYV सीड्स का यूज़ कर रहे थे तो कीड़ों के अटैक का डर रहने लगा उस पर। सो द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाई पेस्ट, सो इसकी फसल को पेस्ट अटैक से बचाने के लिए ज़रूरत ज़्यादा थी। सो रिस्क इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटीज़, HYV सीड से इनकम इनइक्वलिटीज़ होने लगी। क्यों? क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी थोड़ी खर्चीली है, एक्सपेंसिव है। वो क्यों? क्योंकि इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। दूसरा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी आपको यूज़ करना है इसके लिए, यानी कि आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए फार्मर की, उसके पास, अदरवाइज़ वो HYV सीड्स यूज़ नहीं कर सकता। अब आप जानते हैं भारत के ज़्यादातर किसान फार्मर्स गरीब हैं, पुअर हैं, लो लेवल इनकम है उनकी, इसलिए वो हर कोई किसान इस HYV सीड्स टेक्नोलॉजी को यूज़ या अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो जो पैसे वाले किसान थे, जो रिच किसान थे, या जो बड़े किसान थे, ज़मींदार कह सकते हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब इससे क्या हुआ? पुअर फार्मर या लो लेवल इनकम ग्रुप फार्मर और बिग फार्मर्स के बीच में जो
डिस्टेंस थी वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि गरीब किसान गरीब होता चला गया और पैसे वाला किसान इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए और पैसे वाला हो गया। सो सेकंड पॉइंट बिल्कुल राइट है, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटीज़। देयर वाज रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। कॉस्टली इनपुट मतलब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़, इन सब की वजह से क्या हुआ, जिन फार्मर्स ने इसको अडॉप्ट किया वो मोर प्रोडक्शन की वजह से उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने लगी और गरीब किसान और गरीब होता चला गया। अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेवरेबल स्टेप्स बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द रिस्क। अब गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जिससे कि रिस्क को कम किया जा सके। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया एग्रीकल्चर के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे, जिससे कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उस चीज़ को खरीद सकें, जैसे कि HYB सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है। एज अ रिजल्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। इस वजह से क्या हुआ, जो गरीब किसान थे वो और जो अमीर किसान थे वो दोनों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि गरीब किसानों की हेल्प किसने की, गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमीज़ इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। ये से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आज भी इकोनॉमिस्ट्स में डिबेट होती है, कुछ इसके फेवर में कुछ इसके अनफेवर में। समझते हैं दोनों की साइड से। यहाँ थोड़ा सा फिर से मिस टाइपिंग हो गई है आज, इकोनॉमिस्ट्स आएगा, ECONOMISTS, इकोनॉमिस्ट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। यानी कि कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ के फेवर में थे कि एग्रीकल्चर एरिया में या फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में नहीं थे। देखते हैं दोनों क्यों फेवर में थे और क्यों नहीं थे। गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ बिकॉज, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज़ को कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का फार्मर गरीब है। फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूस टू बी अ रिस्क बिजनेस। इंडिया में जो फार्मिंग का काम है, बिजनेस है, वो एक रिस्की है। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी पेस्ट अटैक से परेशान हैं, तो कभी इरिगेशन फैसिलिटी से परेशान हैं, तो वेदर पे डिपेंडेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर, और ज़्यादातर किसान कैसे हैं, गरीब हैं और वो फाइनेंशियली भी वीक हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और HYB सीड्स को नहीं परचेज़ कर पाते हैं। तो इसलिए उनको क्या दी जाने लगी, सब्सिडीज़ दी जाने लगी। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ विल इंक्रीज इनकम इनइक्वलिटीज़। अगर हम सब्सिडीज़ को एलिमिनेट कर देंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी क्या, इनकम इनइक्वलिटी, यानी कि पैसे वाले किसान टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और पैसे वाले हो जाएंगे और गरीब किसान और गरीब रह जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की और लो इंटरेस्ट रेट पे अपना फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड किया। इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज़। अब जो इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ के अगेंस्ट थे, समझ लेते हैं क्यों थे। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट देयर इज़ नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडीज एज इट डज नॉट बेनिफिट द लार्ज ग्रुप एंड इट इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस। उनका कहना ये था कि एक लार्ज ग्रुप को फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है, बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन बढ़ाने वाला है। ऑब्वियसली ये भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि सब्सिडीज़ के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो फार्मर को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराना, ऊपर से पेस्टिसाइड में और फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज़ देना। इवन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि लो रेट पे या डाउन रेट पे इनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराती है और अदर टैक्सेस भी या चार्जेस भी इनके कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है या फ्री कर देती है। इस तरह से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फार्मर्स पे डिफरेंट टाइप से एक बड़ा पैसा खर्च करती है, एक बड़ा अमाउंट खर्च करती है, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, हम अपना ओपिनियन दें, तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ एग्रीकल्चर मेन है और मोस्टली फार्मर्स आज भी हेल्पलेस हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है जिससे वो मार्केट से टाइम पे फर्टिलाइजर्स वगैरह ले सकें। इसके लिए वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं, डिफरेंट तरीके से फंड का अरेंजमेंट करते हैं जिससे वो परेशान रहते हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट ने इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई है तो एक राइट स्टेप लिया है। ओके,
इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।